हेलो बच्चों, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट फर्स्ट कर लिया था, जिसमें आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने सारे कल कंसेप्ट बताए इसके ऊपर आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने पास क्या है कि अपने पास एक दिया गया है वायर सर्किट है। एक्चुअल में ये क्या होता है, कंप्लीट होता है, बस अपन को एक इसका पार्ट निकाल के दिया है। ठीक है, ऐसा मत समझना ये तो ओपन सर्किट है तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। ठीक है, ए और बी के बीच में मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, वी ए। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था कि लूप की डायरेक्शन इस तरफ ले लेते हैं, है ना। लूप की डायरेक्शन मैंने इस तरफ ले ली, तो यहाँ पे करंट की भी डायरेक्शन इस तरफ है, लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, तो माइनस आई इंटू आर, 2 हो जाएगा। सारे रूल मैंने बता दिए, एक बार वापस पढ़ लेना फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, जाके देख चेक कर सकें। अब अपन यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि हाई से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव लिख देंगे -3। अब इसमें करंट उतना ही जा रहा है 2 एम्पियर, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लिख देंगे -2 इंटू 1। ठीक है, ओम्स लॉ लगा के V इक्वल टू IR होता है, तो ऐसे। और ये किसके इक्वल लिखना है आपको, V के इक्वल करना है। तो यहाँ से अगर बात करूँ, इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, तो VA इसको 4 और ये हो गया जाएगा अपने पास 2 -5, -4 -5 कितना हो गया, -9। इस तरफ आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि V इजिकल टू +9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, क्या यही हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ गया +9। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को ऐसे सॉल्व करना है। आगे बढ़े, तो ये आंसर आ गया अपने पास +9। आगे बढ़े और भी सवाल देखते हैं। अब देखो अपन को निकालना है I1 I3 और I2, I1 + I3 अपॉन I2 का रेशियो निकालना है, यानी कि इन दोनों में करंट और इसमें करंट। तो I1 + I3 और इनका मतलब कहने का मतलब I1 I2 I3 निकालने, फिर तो अपन निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करो इसके लिए, देखो क्या करोगे। एक तो ऐसे सर्किट मान सकते हो, लूप मान सकते हो ऐसे। ठीक है, KVL लगा देंगे यहाँ पे, तो लूप क्या बनेगा, ध्यान से देखो। ऐसे समझो कि करंट जा रहा है अपने पास I1, यहाँ से कितना करंट जाएगा बताओ, यहाँ से I1 + I2 जाएगा। ठीक है, यही जाएगा क्या, तो ध्यान से देखो अपने पास 3 वेरिएबल है ना, तो 3 इक्वेशन बनानी है। तो कैसे करेंगे, एक बार ऐसे लिख देते हैं अपन, क्या लिखे बताओ, ध्यान से देखना। या तो आप पोटेंशियल भी रख के यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे 10 मान सकते हो ना, 10 मान लो। तो यहाँ पे अगर मैं 10 मान लूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10, है ना। एक तो ये सिंपल मेथड है, तो ये सही रहती है। यहाँ पे 0 0, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 10। तो अपने पास ध्यान से देखो सारी चीज़ें अपने पास आ गई। 10 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, यानी 0 0 हो गया। ठीक है, सारे पोटेंशियल मैंने लिख दिए। अब करंट लिखना है, तो करंट क्या होता है, V इजिकल टू IR लगा दो। तो V इजिकल टू IR यानी कि V लिखना है अपन को, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। करंट कितना जा रहा है, I1 और ये है, तो अपने पास जो I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। I2 भी कितना आ जाएगा, देखो सारी चीज़ें सेम है, तो I2 भी आ गया अपने पास 1 एम्पियर, है ना। और I3 कितना जाएगा, यही है, तो अपने पास I3 भी आ रहा है 1 एम्पियर। ध्यान से देखो सारी चीज़ें लिखी हुई। तो यहाँ पे अगर रेशियो लिखूँ बात करूँ, तो 1 + 1/1, तो ये आ जाएगा अपने पास 2/1, यानी कि 2, जो भी है रेशियो 2 आ जाएगा। बस में आगे गया, तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आ रहा है 2 आ रहा है। तो ऐसे सॉल्व करना है, आंसर कितना आ रहा है 2। तो आपको मानना पड़ेगा, यहाँ से 10 मान लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे जो अपन ने -10 लिखा ये कैसे लिख दिया। ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। क्या है कि अपन को पता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 है। इसका मैंने 10 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो रहा है। यहाँ पे अगर 20 करना है तो यहाँ पे तो 10 फिक्स कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा, -10 मानना पड़ेगा। तो अगर डिफरेंस की बात करो तो माइनस और -10 करोगे तभी तो जाके 20 बनेगा, है कि नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे ये माना। आपके डाउट क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपने पास, और अब आगे बढ़ते हैं। ये आंसर अपन ने निकाल दिया इसका। और भी सवाल है,
अब क्या पूछा गया है कि सर्किट दिया गया है अपन को, पोटेंशियल ये दिए दी तीनों के दिए गए हैं, है ना। तो अपन को करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर के बीच में इसका करंट पूछा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है ना, कितना दिया गया अपन को, ए का कितना दिया है, ए का दिया अपन को 30, उसका कितना दिया है 12, बी का, और इसका दिया है अपन को सी का, है ना। सी अपन को ये रहा, सॉरी यहाँ पे नहीं दिया, ये अपन को 30 दिया है, ये अपन को 12 दिया है, तो ये कितना हो गया अपने पास 2 वोल्ट। ये सारे दिए अपन को ना, सी ए बी सी के तीनों के दिए गए। तो अपन को यहाँ का करंट, तो यहाँ का करंट निकालने के लिए ऑब्वियसली यहाँ का पोटेंशियल अगर मुझे पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ। और वो कैसे निकालेंगे, वो अपन KCL करंट किरचॉफ लॉ, है ना, करंट किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, वो अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अपन को पता है कि करंट अगर मान लो यहाँ पे आई जा रहा है ना, यहाँ पे जो नोड है इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे जंक्शन बन रहा है इसको नोड बोलते हैं, यहाँ पे 3 वायर है मिनिमम, यहाँ पे 3 वायर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन नोड। तो ये अगर नोड का मुझे लिखना है पोटेंशियल, है ना, जंक्शन का जिसको बोलते हैं पोटेंशियल V, अगर वो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है, ये I किस में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 में। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इजिकल टू I1 प्लस I2 के इक्वल है, ऑब्वियसली KCL लगा दिया यहाँ पे। अब I कैसे लिखेंगे बताओ, करंट इस तरफ जा रहा है तो अपन लिखेंगे 30 माइनस V अपॉन, सॉरी V सही लिखा मैंने, V इजिकल टू IR होता है, तो हाँ I इजिकल टू क्या हो जाएगा V/R, सही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 30 माइनस V अपॉन 10 ओम इजिकल टू I1 कितना हो जाएगा, I1 V माइनस VB, है ना, V माइनस 12 दिया गया अपॉन 20 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे कितना जा रहा है अपने पास, ये हो जाएगा V माइनस 2/30। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, V निकल के आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास V निकल के आ जाएगा, और V आप पुट कर देना, और इसमें करंट पूछा है तो यहाँ का आप डायरेक्ट V केवल यहाँ पे पुट कर देना, यही अपना आंसर होगा। तो इस टाइप के सवाल आते हैं, 2023 में आया हुआ है 6 अप्रैल को, ईजी सवाल है, बस इसको ट्रिक की से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दी, है ना। तो ज़्यादा फंसना नहीं इन टाइप के सवालों को, बस जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो अच्छे से सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं, चलो, तो ये अपने पास आंसर आ गया, इसका आंसर है 0.4। अब आते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स के, है ना। सीरीज में अपन को पता है ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं डायरेक्ट बता, बस यहाँ पे जो करंट होता है सीरीज में वो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आ जाता है वो R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और अगर पैरेलल की बात करूँ तो 1/R पैरेलल का होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, है ना, ये सारी चीज़ें अपन को पता है, तो ये टाइम वेस्ट करने में कोई यहाँ पे सारी चीज़ें वो लिखी गई है, ये बस थोड़ी मैथ से आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना है ना V1 और V2, तो ऑब्वियसली अपन को पता है कि V R के प्रोपोर्शनल है ना, I कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर V1 निकालना है तो R1 ऊपर आ जाएगा, बाकी ऐड कर दो R1 प्लस R2 और V निकाल दो, ठीक है। तो डायरेक्ट V निकालने के फॉर्मूले I कांस्टेंट रहता है, और ये ऐसे कैसे अपन पैरेलल के लिए भी देख लेते हैं, पैरेलल में ये होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है, बस आपको समझनी है, ठीक है। अब सवाल दिया गया है तो क्या बोला गया है, 10 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम कैन बी कनेक्टेड इन सच टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विवेलेंट रजिस्टर, है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो अपन को पूछा गया है इक्विवेलेंट, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम R सीरीज में होगा और R पैरेलल मिनिमम होगा, ठीक है, दोनों निकाल लेना 10, और इसका दिया गया है तो बस आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी सवाल है, इससे ईजी सवाल नहीं पूछ सकते आपको, ठीक है। आगे बढ़ें, हाँ, और भी दिया गया है, क्या बोला गया है, इन द गिवन सर्किट A इज अ आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ M फॉर विच द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस इज मिनिमम विल बी, ये यहाँ पे अपने पास मिनिमम हो रहा है ना, X की वो वैल्यू जहाँ पे ये मिनिमम हो रहा है, M की वो वैल्यू जहाँ पे ये मिनिमम हो रहा है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इसका जो निकाल रहे हैं वो मिनिमम हो रहा था, इसका अपन को यहाँ पे X की वैल्यू निकालनी है, जो आंसर आएगा वहाँ पे कंपेयर करके आप X लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली अपन को पता है कि इन ये किस में है, तीनों ये है अपने पास पैरेलल में, तो इसका तो डायरेक्ट अपने पास जो निकल के आया MA/3, इनका जो निकल के आया
ये निकल के आया A/2m। सीरीज में ऐड कर दो तो R इक्विवेलेंट जो आ रहा है अपने पास वो आ रहा है MA/3 प्लस A/2m, है ना, MA/3 और A/2m, यही तो निकल के आ रहा है। देखो, और अपन को मिनिमम पूछा है तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम मिनिमम की फाइंड करने के लिए आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, एम की बोला है ना, एम के लिए, तो एम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो और जीरो करो, यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी और वो यहाँ पे कंपेयर करके एक्स निकाल सकते हो। तो वही है, यहाँ पे क्या करना है मैं लिख देता हूँ, डी आर इक्विवेलेंट अपॉन डी एम, इसको जीरो करोगे तो यहाँ से तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी एम की, उसी पर मिनिमम होगा और वो वैल्यू आपको यहाँ पे कंपेयर करके एक्स की वैल्यू बतानी। तो ये किया है, देखो यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट किया, इसको जीरो किया, यहाँ से एम की वैल्यू जो निकल के आई वो ये आई और यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो लल्लू सवाल है ना, बहुत ईजी सवाल है। इस टाइप के सवालों को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। अब आते बात एक शॉर्ट सर्किट की, है ना। एक सिंगल वायर अगर कभी भी आपको दिख जाए, है ना, जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो उसको मानते हैं कि देखो हमेशा जो करंट है, आप भी क्या चाहते हो कि आप वहाँ पे चलना चाहते हो जहाँ भीड़ कम है ना। एक तो कि बहुत एक रोड है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, एक खाली रोड है, कहाँ पे चलना पसंद करोगे? खाली रोड पे ऑब्वियसली, ठीक है। मूर्ख लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं कि यहाँ पे भी सिंगल वायर कनेक्टेड है ना। अब करंट ये चाहता है कि जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस हो वहाँ पे मैं फ्लो होऊंगा, है ना, वहाँ से मैं जाऊँगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सिंगल वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो है, बाकी रेजिस्टेंस है ना। तो जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से सीधा यहाँ से वापस आ जाएगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो यहाँ का जो अपने पास क्या बोला गया है, गिवन आर इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 9, देखते ही पता चल रहा है अपने पास। सॉरी, यहाँ पे ये भी तो गिना जाएगा ना, यहाँ पे मैंने देखा नहीं था। ये इसके साथ देखो ध्यान से देखना, ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा और फिर ये ऐसे सीरीज के साथ इक्विवेलेंट निकाल देना, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इजी था, इस टाइप के सवालों को ऐसे करना होता है। ये अच्छा सवाल है, 2023 का है ये। ऐसे मान सकते हो इजी है बट लेंथी है ना, टाइम ये ज़्यादा खपत करेगा। तो अगर मैं बात करूँ टाइम की तो ये मिनिमम 2 मिनट आपको लेगा, ऐसे नहीं कि शॉर्ट में आप निकाल सकते हो, आपके मिनिमम 2 मिनट लेगा। बस थोड़ा स्पीड में करना होता है, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो तो आप आराम से कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास सिंपल है, यहाँ से शुरू करो, है ना। शुरू कहाँ से करें, ऊपर से करें कि नीचे से करें? तो मैं बता रहा हूँ पहले नीचे से शुरू करो। लोग बताते हैं ऊपर से शुरू करो, मैं बताता हूँ नीचे से शुरू करो। तो यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे और यहाँ पे शुरू किया अपन ने, तो ध्यान से देखना, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है सीरीज़ में। ये सीरीज़ में आप ध्यान से देखना, ये जो सीरीज़ में इसके साथ में पैरेलल में, अब ये जो पैरेलल में मैंने इक्विवेलेंट निकाला, ये इसके साथ में सीरीज़ में, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, बहुत है कलर अपने पास। ये इसके साथ में पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। अब जो ये इक्विवेलेंट निकाला प्यारे बंधुओं, आप ध्यान से देखोगे तो ये इसके साथ में पैरेलल में, मैं जो घेरा कर रहा हूँ ये मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, आपको पता है कि अगर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट अगर दो सेम है, रजिस्टर सेम, रेजिस्टेंस उनके दोनों सेम है, तो आप डायरेक्ट आधा करो या 2 टाइम्स कर सकते हो। अब वहाँ पे आपको कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन ऐसे मान लो कि 6 और 3 का बन रहा है तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका आंसर 2 होता है पैरेलल के केस में। तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन है ये सारे आपको जब सॉल्व करोगे, है ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये दिमाग में रट जाते हैं। टॉपर की यही खासियत है कि वो पेपर जल्दी क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की होती है कि वो आराम से इस टाइप की जो बच्चा, नॉर्मल बच्चा क्या होता है कि इस कैलकुलेशन में ही फंसा रह जाता है ना, ये जो नॉर्मल कैलकुलेशन है इनमें ही फंसा रह जाता है। और जो टॉपर होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है वो क्या करते हैं, ये दिमाग में ये चीज़ें डायरेक्ट दिमाग में होती है कि अगर मान लो 2 रेजिस्टेंस है जिसका ओम 6 और 3 है और वो पैरेलल में, तो डायरेक्ट उनको पता है कि इसका जो पैरेलल आर इक्विवेलेंट आएगा वो 2 आएगा।
ऐसी जो ट्रिक है ना, यही प्रॉपर कोई अलग से नहीं होता है, बस इस टाइप की जो ट्रिक है ना, ये जो टाइम बचाने वाली चीज़ है वो अपनाता है ये, है ना। तो आपको भी ऐसे अपनानी है, तो ज़्यादा मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब देखो ध्यान से, ये अपने पास इक्विवेलेंट ये वापस सीरीज़ में हो जाएगा इसके साथ, और ये सीरीज़ में हो जाएगा, तो ध्यान से देखना ये वापस उसके साथ में पैरेलल में हो जाएगा, और पैरेलल में हो जाएगा, आर इक्वल निकालोगे करंट आ जाएगा। करंट आपको पता है कि सारे ध्यान से देखना, तो इक्विवेलेंट बनेंगे ना, सेम सेम बनेंगे, दो ब्रांचेज बनेगी, है ना। तो यहाँ पे सेम सेम करंट जाएगा, तो यहाँ पे जो भी करंट आएगा दोनों में भेज देना। अपन को पता है ये करंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, I1 निकालना है तो R2/R1 इंटू I1 जो भी लिखना है ना, दो ब्रांचेज के लिए। तो ऐसे दो दो करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। मैंने जो सॉल्यूशन था वो मैंने बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है, हिंट मैंने सारी दे दी, ठीक है। तो आगे बढ़ें, चलो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट सवाल। ओके, हाँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई है, बस आपको देखना है। आगे बढ़ें, चलो अब कुछ ट्रिकें हैं, कुछ चीज़ें हैं वो बताते हैं आर इक्विवेलेंट फाइंड करने में। ये कॉम्बिनेशन आते रहते हैं इस टाइप के, तो मुझे आपको देख के ये लग रहा होगा कि एक्चुअल में ये किस में होंगे, ये अपन को देख के लग रहा है सीरीज़ में, बट इन दिस केस ये दोनों तीनों हैं वो पैरेलल में। बताओ कैसे। और मैं आपको यहाँ पे ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, इसको एक बार छोड़ो, मैं ट्रिक जो बता रहा हूँ आप क्या करो, नंबरिंग करो। अगर आपको कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप नंबरिंग करो। इक्वी पोटेंशियल है, जहाँ पे पोटेंशियल सेम है उनको एक साथ पॉइंट लिखो। जब अभी इस सवाल को मैं करके बताऊंगा तो क्या करना है आपको कि इस टाइप की जब भी अपन को कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल क्या करो, सिंपल कि आप नंबरिंग करो, जहाँ पे नोड दिए गए हैं सबकी नंबरिंग करो। नंबरिंग कर दी, और जिनके पोटेंशियल सेम आ रहे हैं उनको एक साथ लिखो, अलग अलग नहीं लिखना, एक बॉक्स में बना के लिख दिया। और उनके बीच में जो रजिस्टर है उनको कनेक्ट कर दो, तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में। बात समझ आ रही है। तो यही कह रहा हूँ, देखो कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। कलर यूज़ करेंगे रेड, आपका फेवरेट वैसे गुलाबी है तो गुलाबी कर देते हैं। देखो सबसे पहले अपन को पता है कि ये वी है ना, ये ए पॉइंट है, तो ये भी कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ए। क्यों क्यों क्योंकि आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे इसका ये जो वायर कनेक्ट किया है इसने सिंपल इसका जो पोटेंशियल था वो सेम कर दिया। मैंने आपको बताया था कि सिंगल वायर से कनेक्ट करें तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करूँ बी की, तो ये अपने पास बी है, तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, बी हो गया, है ना। सारे पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया अपन ने, सारे लिख दिए। अब पॉइंट को लिख देते हैं, ये ए लिख दिया, ये अपन ने बी लिख दिया। अब ए और बी के बीच में कितने रजिस्टर है वो एक यहाँ पे प्लॉट कर दो। ए और बी के बीच में एक तो ये वाला रजिस्टर है जो कि 20 किलो ओम है। एक ए और बी के बीच में देखो यहाँ पे ऐसे रजिस्टर की कोई पोलैरिटी नहीं होती है पहली बात तो आप उल्टा ए और बी ए करो, बात एक ही है ना। यहाँ पे बी ए करो, बात एक ही है। रजिस्टर के केस में पोलैरिटी का कोई रोल नहीं आता है। यहाँ पे हो जाएगा बी ए तो वापस ये, तो आपको देख के लग रहा होगा इसका जो कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है, अपन को कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। और एक्चुअल में ये कैसे दिख रहे थे अपन को, ये सीरीज में दिख रहे थे। तो इस बात के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको दुनिया में चीज़ें दिखती है एक्चुअल में ऐसी है नहीं, ठीक है, कुछ डिफरेंट है। उनके पीछे क्या चल रहा है वो अपन को नहीं पता, जैसे ऑनलाइन में होता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं यही समझाता रहूँगा आपको बार बार। तो आगे बढ़ें इस सवाल में, तो ऐसे सॉल्व करना है बस। ये तो आगे सारे पैरेलल में, अब पैरेलल में तो आने के बाद सवाल गिर गया। ना सिर्फ इस सवाल को, अब आपके पास कोई भी सवाल हो कॉम्बिनेशन का, है ना, तो आप ऐसे नंबरिंग करके सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़े, लेट्स गो। अब आते हैं अपन व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज आपको भी पता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो इसको अपन नेगलेक्ट मान लेते हैं ना, इसको हटा दो, शॉर्ट सर्किट हो गया ये, ठीक है। तो वापस ये दोनों अपन सीरीज में हो जाएंगे, इस सीरीज में फिर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये बैलेंस स्टेट है इसकी, है ना।
ये यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है, तो यहाँ पे अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये था। और अगर मान लो सिमेट्रिक अनबैलेंस्ड है ना, सिमेट्रिक कैसे कि जैसे अपन ने कैपेसिटर में पढ़ा था, है ना, R1 R2 और ये R2 R1 है। तो इस केस में जो अपने पास R इक्विवेलेंट निकल के आता है, याद रखना, ठीक है। 2 देखो R1 और R2 के कॉम्बिनेशन में 2 आगे आ रहा है, लेकिन R3 करने आया तो ये नीचे R3 के 2 आ गया। ये हिंट है, ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे रूल है, बस ऐसे हिंट बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसे सॉल्व याद रखना है फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे बस है R1 R2 के आ रहा है कॉम्बिनेशन, बाकी का ये मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर दो। आगे बढ़े, चलो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ नेटवर्क जो अपन को दिया है फिगर इज x R/3। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, इज x R/3। तो अपन को वही निकालना है। तो देखो ध्यान से, या तो आप नंबरिंग कर सकते हो, और आपको अगर देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है या कोई सर्किट जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का दिख रहा है। देखो ध्यान से कि यहाँ पे 2 ब्रांचेज जा रही है, अगर इनका दोनों का रेशियो देखूँ, यहाँ पे जो ब्रांचेज आ रही है इन दोनों का रेशियो देखूँ, सेम आ रहा है। तो यही तो वो R5 था, इसको नेगलेक्ट मान दो, 1/2 1/2 रेशियो आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन आपको घुमा देंगे, बस कॉम्बिनेशन होगा व्हीटस्टोन ब्रिज ही, बस ऐसा सर्किट को डिज़ाइन कर देंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आपको पहचानना है ना, पहचानना है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सर्किट, तो आप क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। इजी था, समझ में आ गया, ठीक है। अब इस टाइप के जो सवाल आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है, इस टाइप के जो सिमेट्रिक वाले है ना, जहाँ पे नोड्स ज़्यादा है, इस टाइप का समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, ना सीरीज दिख रहा है ना पैरेलल दिख रहा है, किसी टाइप का कुछ भी नहीं दिख रहा है अपन को। तो कुछ नहीं, इस टाइप के जो सवाल आते हैं इसकी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, वो अगर आपको पता है तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको जो आपको नोड दिख रहे हैं ना, यहाँ पे साफ लिखा है नोड, ठीक है, जो नोड दिख रहे हैं और जो सिमेट्रिक, आप ध्यान से देखो, इस नोड का अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ तो बिल्कुल ये सिमेट्रिक बन रहा है। क्या बन रहा है, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के केस में जो करंट जितना आता है उतना जाएगा। हिंट बता रहा हूँ मैं, यहाँ से जितना करंट आ रहा है उतना जाएगा, और जितनी ब्रांच में आ रहा है उतनी ब्रांच में जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, सपोज करो यहाँ से जो करंट आ रहा था वो I आ रहा था, और ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, I1 और I2 में। आप मिरर देखो, अगर I2 यहाँ से जा रहा है तो ऑब्वियसली इसी ब्रांच में I2 निकलेगा, और ये I1 जा रहा है तो अगर मान लो ये टूट गया I3 और I4 में, है ना, I3 I4 में टूट गया, तो मिरर अगर आप देखो ध्यान से तो ये भी उतनी ब्रांच में I3 निकलेगा और I4 निकलेगा, और ये मिलके वापस I1 बना देंगे, तो यानी कि I1 यहाँ से निकल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो ध्यान से, अगर यहाँ से I4 गया और यहाँ से वापस उसी ब्रांच में आ गया, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ से ये कनेक्ट ही नहीं है ना, तो यहाँ से इसको हटा दो, एक प्रकार से हटा दो। तो अब जो नया सर्किट बनेगा वो आपको एक्चुअल में कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब देख लो, ये तो हो गया सिंपल। अब इस सवाल को अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको दिक्कत है, ठीक है। अब तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन साफ साफ दिख रहे हैं, सॉल्व कर लेना। तो ये जो ट्रिक थे ये मैंने बता दी, है ना, ऐसे ही करना था सॉल्व। तो ये इस टाइप के सिमेट्रिक वाले आए तो नोड को हटाने हैं, खोल देना है, सिमेट्रिक के अबाउट खोलना है ना, जहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे इस सवाल में बताया। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा 8R/7 बनेगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये फिक्स वाला है ना, जैसे क्यूब का दे दिया, ठीक है, क्यूब के डायगोनल के अबाउट दोनों के बीच में R इक्विवेलेंट बताओ, जो फेस है अपने पास, फेस डायगोनल के बीच में बताओ अपना R इक्विवेलेंट, ठीक है, बॉडी डायगोनल के बीच में, ठीक है। तो इस टाइप के जो सवाल है ये फिक्स है ना, आपको इसमें सॉल्यूशन याद नहीं रखना है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि इसके जो एक्चुअल में आंसर है वो याद कर लो, है ना। तो आप देखो ये आपके बॉडी डायगोनल है ना, यानी कि एक रूम का एक कोना और उसी रूम का जस्ट सामने वाला कोना वो होता है बॉडी डायगोनल। तो इनके जो अबाउट होते हैं उनका जो R इक्विवेलेंट निकल के आता है वो 5R/6 होता है, ठीक है, आपको याद ही रखना है। और अगर फेस डायगोनल की फेस अपन बात करें ना, सॉरी एक एज की बात करें,
एज की बात करें तो उसका होता है 7r/12 और फेस डायगोनल की बात करें तो होता है 3r/4। अब वो आपके ऊपर है, ट्रिक कैसे भी बना लो और याद कर लो, ठीक है, और आ जाए तो ईजी है। अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे, वो है सेल, ठीक है। आपने कई बार देखे होंगे सेल, ठीक है, जहाँ पे एक अंदर बैटरी होती है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसको ईएमएफ बोलते हैं, है ना। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है, इट इज़ अ वोल्टेज, ठीक है। अगर आपको बोल रहे हैं कि ईएमएफ की यूनिट बताओ तो यहाँ पे न्यूटन मत बता देना, वोल्ट बतानी, है ना, क्योंकि वो अंदर की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका नाम ऐसे रखा गया था, ठीक है। उनका सेल का जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसके आधारित उनका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती नेगेटिव की तरफ धक्का दिया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। वो अंदर की बात है, अपन को इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बट ये मोटा मोटा समझ लो कि अगर मैं आप पोटेंशियल लिखना चाहूँ, है ना, यहाँ पे दो केस है, चार्जिंग और डिचार्जिंग, है ना। तो चार्जिंग की बात करूँ तो करंट एक्चुअल में अंदर जाएगा, ठीक है, करंट अंदर की तरफ जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर करंट अंदर जा रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर मैं वोल्टेज लिखना चाहूँ, है ना, ये वी बी है, यहाँ पे वी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए, ये करंट की डायरेक्शन में आई आर माइनस ई हो जाएगा इजिकल टू वी बी। तो यहाँ पे अगर वी ए माइनस वी बी लिखो है ना डिफरेंस, तो ये हो जाएगा ई प्लस आई आर, यानी कि चार्जिंग में क्या होता है, ऐड होता है आई आर, और डिचार्जिंग में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई माइनस आई आर होता है। और अगर मान लो कि वो किसी करंट से, मान लो कि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट है वो आपको याद रखने हैं। अब सीरीज और कॉम्बिनेशन देखें सेल का, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें सेल के, तो आपको डायरेक्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए, बस आपको याद रखना है कि इनको कैसे याद करना है ना। तो जैसे अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ मैं, तो सिंपल है, कैसे ऐड कर रहे थे, E1 R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तो अपने को पता है कि जो R इक्विवेलेंट होगा वो तो सिंपल है R1 प्लस R2 R3, और यहाँ पे जो EMF है वो भी सेम होता है। बट किस केस में, बहुत सारे बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि पोलैरिटी कैसी है सेल की। पोलैरिटी बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर एक की भी पोलैरिटी चेंज हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सब सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो करंट को सब सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि सबकी पोलैरिटी ऐसे है, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ में कनेक्टेड है, एक नेगेटिव दूसरे के साथ में पॉजिटिव के साथ में कनेक्टेड है, देन इन दिस केस यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा नेट वो सब ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो एक पोलैरिटी चेंज हो गई, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ध्यान से देखना, अगर आपका यहाँ पे ध्यान है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इसका ई इक्विवेलेंट निकल के आएगा, इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, मान लो E1 है, E2 है, E3 है, तो E1 और E3 तो लिख दिया, लेकिन E2 को माइनस का लिखना पड़ेगा क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई। क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है करंट को, बात समझ में आ गई क्या। चलो तो यही था। अब बात करें पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है ना, यहाँ पे E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस, और अपन में आ जाएगा 1/R1 प्लस, ठीक है। और अगर मैं n इक्वल सारे के सारे अगर इक्वल है और इनको पैरेलल में लगाऊं सेल को, तो उनका जो निकल के आता है इक्विवेलेंट वो एक सेल के इक्वल के आता है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट इसका ऐसे लिखते हैं R1, आपको पता ही है पैरेलल में सारी चीज़ें ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। आगे देखते हैं, कहाँ गया ये, हाँ चलो अब सवाल करते हैं। सवाल क्या बोलता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल वेदर कनेक्टेड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द सेम करंट थ्रू क्या बोला कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ R2 ओम, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इस सेल। अपन को ये बोला है कि करंट सेम रख रहा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल वेदर कनेक्टेड, या तो सीरीज में हो सकते हैं या पैरेलल में हो सकते हैं, प्रोवाइड द सेम करंट through the external resistance, then value of internal
देखो एक बार सर्किट बनाते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अपन को एक्सटर्नल कितना दिया है, 2 दिया है, और एक बार मैं सीरीज में ऐड करता हूँ सेल को, है ना, एक बार मैं सीरीज में ऐड कर देता हूँ। वैसे आर आर सेम ही दिए हैं, तो R1 R2 मानने का कोई सेंस नहीं है। ई भी सेम दिए, आइडेंटिकल बोला है मतलब सारे पैरामीटर सेम दिए, और इसमें जो करंट जा रहा है वो सेम दिया है कि नहीं। तो पहले तो अपन आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये अगर सर्किट की बात करूँ तो ये एक आर इक्विवेलेंट, और इसका जो आर निकल के आएगा कितना आ जाएगा, ये 2R और ये 2 हो गया, सही लिखा है मैंने, हाँ, और ये 2E हो जाएगा। तो अपने पास जो निकल के आया आई करंट वो 2E/2 + 2R, ये करंट निकल के आ गया। और पैरेलल में अगर बात करो आइडेंटिकल है, मैंने आपको पहले ही बताया आइडेंटिकल है, और कितने सारे लाखों जोड़ दो एक साथ पैरेलल में, जितने आपके मन करे उतने जोड़ दो, जो इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा क्या, EMF, वो एक्चुअल में एक सेल के EMF के इक्वल होगा। तो यानी कि अपन को ये पता चल गया कि अगर पैरेलल के केस में देखूं, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, तो अपने पास जो निकल के आएगा ई इक्विवेलेंट वो तो ई रह जाएगा, और जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो R/2 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो जो अपन रूल अपनाते आए हैं वही करना पड़ेगा, तो यहाँ से वही लिखेंगे। और एक है ही, तो यहाँ पे जो अब की बार करंट आएगा वो E/R/2 + 2 हो जाएगा। अब अपन को बोला गया है कि करंट सेम है, अगर करंट ये सेम है ये दोनों, तो बस इक्वल कर दो, सॉल्व कर दो तो R आ जाएगा। तो E/R/2 + 2 = 2E/2 + R, 2R है ना, सॉल्व करो आंसर लेके जाओ, है ना। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, 2022 का ही सवाल था, है ना। तो इस टाइप के सवाल दे दें, अगर कंसेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस है इस टाइप के सवालों की, आप सवाल बिल्कुल करके आ जाओगे। बस आपको वहाँ पे अपने आप को मैनेज करना होता है सारी चीज़ें, ठीक है। टेस्ट जरूर देते रहना। और भी सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क दे देते। अब सारे सवाल मैं करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो ये बहुत इजी सवाल है ना, ये इजी सवाल है तो आप कर लेना। इजी सवाल अपन नहीं करते, है ना। इसका आंसर भी मैंने सारा सॉल्यूशन वगैरह लिख दिया है, ये भी यहाँ पे होमवर्क ही है, ठीक है। हाँ, अब क्या बोला गया है कि टू सेल विद द सेम EMF एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, जो कि अपन को सर्किट में दिख रहा है। द वैल्यू ऑफ R सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल विल बी 0। अपन को फर्स्ट सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 बोला गया है ना। R की क्या वैल्यू हो जब ये हो, तो सबसे पहले तो इसका पोटेंशियल लिखेंगे अपन, है ना। पोटेंशियल क्या लिखेंगे, VA VB, तो VA - VB वो अपन को 0 करना है ना, यही तो करना है, यही तो करने आए अपन, पोटेंशियल ही तो निकालने आए हैं, ये अपन को 0 बोला है। और एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ पे करंट भी तो फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी करंट है ना इस तरफ फ्लो हो रहा होगा, वो मुझे नहीं पता है। I है, अगर I आ गया तो आ गया अपने पास R की वैल्यू। तो देखो कैसे, पहले तो अपन I निकालते हैं, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2, और R जो हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस सॉरी 2R, ये अपने पास करंट I आ गया, देखते ही पता चल रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि सर्किट में कैसे पोटेंशियल लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताओ, वो ऐसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर शुरू हो जाओ एक बार के लिए, आप लूप कैसी भी डायरेक्शन में लो आंसर सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लूप की डायरेक्शन ऐसे ले ली, तो यहाँ से VA इस तरफ जाऊँगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो -E हो जाएगा, और ये करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ मैं, तो पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा। ये I जो अपन को दिया है कितना दिया है, 2E/R + 2R, और मल्टीप्लाई में R1, और इसको अपन को VB के इक्वल करना है,
है ना। और आप ध्यान से देखोगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी ये तो ऑब्वियसली जीरो है, तो अपने पास जो ई इज इक्वल टू आ गया 2E R1 अपॉन R प्लस 2R। ई से ही कैंसिल, ये इस तरफ आ जाएगा R प्लस 2R इज इक्वल टू 2R1, है ना। सही लिखा है। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो मैं ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में R1 और R2 दोनों अलग अलग दिए हैं, मैंने यहाँ पे सेम मान दिए। कोई नहीं, R1 प्लस R2 लिख देते हैं अपने बाप का क्या जाता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या था, ओ हो, यहाँ पे नहीं लिखना था भैया। भैया जी आप ऐसे कैसी गलती कर सकते हो। R1 प्लस R2 यहाँ लिखना था, 2R1 यहाँ पे करना था, एक R1 से R1 गया 2, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो R की वैल्यू R1 माइनस R2, तो ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो R1 R2 माइनस आ जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं पावर पे। पावर सबको चाहिए होती है, तो पावर पढ़नी पड़ेगी, है ना। पावर अगर पढ़ ली तो पावर आएगी, जो आपको कॉलेज जाने कॉलेज मिलने की मिलेगी, है ना। कॉलेज में घूमने की मिलेगी पावर, ठीक है। कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा है ना, प्राइवेट में तो बहुत सारी। तो यहाँ पे अगर पावर की बात करूँ तो जो पावर होती है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, और भी आपको याद रखना है, I/R² VI होता है और V² अपन R होता है। ये सारे पावर के फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, I/R² और ये होता है। और अगर हीट लॉस की बात करूँ तो हीट लॉस बस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, VI इंटू टी, V² R इंटू टी, ये हो जाएगा हीट। क्या हो जाएगा, हीट का। ऐसे करना था। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही सारे हीट के लिखे हैं, पावर के लिख दिए, है ना। और अगर पावर वेरी कर रही है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेटेड पावर, और ये आपने बहुत सारे देखे होंगे बल्ब के ऊपर रेटेड दी होती है सारी चीज़ें, तो इनका क्या मतलब होता है, आप उनका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। जो आपको रेटेड चीज़ दी होती है, अगर जैसे 220 वोल्ट दी है, इसका मतलब ये कि मैक्सिमम ये जो पावर वोल्टेज है वो 220 खर्च कर सकता है ना। और जब इसकी पावर 200 सॉरी अपन जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, रेटिंग जो पावर दी होती है, जैसे कि 100 वाट का दी है, इसका मतलब ये है कि अगर आप सप्लाई 220 वोल्ट दे रहे हो तो वो 100 वाट एनर्जी खर्च करेगा। ठीक है, ये आपको दिया होता है। बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, तो यही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, रेटिंग ऑफ द बल्ब इज गिवन टू ये, देन वोल्टेज ऑफ मोर देन कैन बी डैमेज, यानी कि इससे ज़्यादा अपन नहीं दे सकते, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब ये, और प्रोवाइड द 100। अगर अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है तो अपन जो बल्ब यूज़ कर रहे हैं वो कितनी खर्च करेगा, 100 वाट यूज़ करेगा, है ना। बल्ब वेरिएबल इन मार्केट इज रेटेड इंडिकेट देयर पावर, है ना, पावर इज इंडिकेट। और यहाँ से आप आर निकाल सकते हो रेटेड से, है ना, V² अपन क्या करके, आर रहता है ये V² अपन R P करके, है ना, पावर। तो यहाँ से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि जो बल्ब है उसको आप क्या कर सकते हो, एक रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होता है कि इस केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इस सेल का, वो इसके इक्वल होता है, बस यही है ना। अगर आपको पावर मैक्सिमम करनी है तो इस केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ से यही है, अपने पास ग्राफ ऐसे आता है। तो इस केस में जो पावर होती है मैक्सिमम होती है, और वो कब होती है, पावर मैक्सिमम कितनी होती है, E बाय आर, यानी कि स्मॉल आर जो बन रहा था वो कैपिटल आर लिख दिया ना। एक ध्यान से देखो यही सारी चीज़। तो ये जो मेंस में काफ़ी अच्छे सवाल पूछते हैं इसके, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो। तो और क्या बोला गया, रजिस्टर डेवलप, है ना, रजिस्टर डेवलप। ये अपने पास एक सवाल दिया है 30 जूल, है ना, 300 जूल इज थर्मल एनर्जी इन 15 सेकेंड, है ना। तो अपन को पावर दी है 15 सेकेंड में, है ना। ये 20 वाट पावर दी है। द करंट इज पासिंग थ्रू, ये दिया है, और अपन को एनर्जी डेवलप इन 10 सेकेंड बताना है। करंट पास थ्रू ये, इफ़ द करंट पास थ्रू 3 एम्पियर,
देन एनर्जी 10 सेकंड में कितनी बनेगी। ऑब्वियसली देखो पावर होती है इक्वल टू वी आई, तो अपन को वी से कोई मतलब नहीं है ना। फॉर्मूला और भी थे, वी स्क्वायर अपन आर ये भी थे, और आई स्क्वायर आर। तो बस पावर है वो किस पे डिपेंड कर रही है ना। और अगर हीट की बात करूँ तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो ये आई स्क्वायर और टी के प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, रेशियो निकाल के लिख सकते हो ना। देखो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। आगे बढ़े तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, 2022 का ही है। ठीक है, आपको करना है ये कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब मीटर ब्रिज है ना, मीटर ब्रिज यहाँ पे ये एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज पर वर्क करता है, और ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम करता है। जैसे देखो सिंपल है, मैं ज़्यादा इसको हेक्टिक नहीं बनाऊंगा। अपन ने ये पढ़ा था ना, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज था ना। यहाँ पे जो करंट इसके बैलेंस में जो आई जी जाता था ना, आई की वैल्यू वो 0 होती थी, ये अपन को पता है बैलेंस केस में। तो यही बात है कि यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस दे देंगे ना। ठीक है, मान लो एस दिया या आर दिया, ये जो भी R1 R2 दे दिया कुछ भी, तो आपको पता है कि ये रेशियो सेम होता है ना। और ये जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप ध्यान से देखो R इजिकल टू रो एल बाय ये होता था। एरिया सेम रखते हैं रो, यानी कि R है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर रेशियो की बात करूँ मैं, है ना, रेशियो की बात करूँ तो इन रेशियो का इसको रेशियो, बात ये रेशियो ले लो आप, ये रेशियो ले लो, या ये रेशियो ले लो आप, ये रेशियो ले लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही होता है ना। ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है मीटर ब्रिज में, आप देखोगे तो यहाँ पे एक वायर होता है 1 मीटर का, है ना। क्वेश्चन में आपको कुछ भी घुमा सकते हैं। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है, और यहाँ पे एक जॉकी होती है, और यहाँ से अपन को एक जुड़ा होता है ना। तो ध्यान से देखो, जॉकी ये ए लेंथ एल, तो ये अपने पास 100 माइनस एल। तो अगर रेशियो में मान लो कि ये अपने पास अननोन है, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस एस या आर, अगर इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर है ना, तो अपन को एस निकालना है, एस बाय आर, ये क्या हो जाएगा, एल बाय 100 माइनस एल। ठीक है, तो ये अपने पास जो आ जाएगा एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। हो सकता है एल 100 माइनस एल अपॉन एल हो सकता है, तो इस केस में एस आपको यहाँ दिया होगा, बस बात वही है ना। तो वो आप कन्फ्यूज मत होना। तो ये है मीटर, इसका कॉम्बिनेशन ऐसा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे वही सारी चीज़ लिखी गई यहाँ पे ये। अब एंड करेक्शन क्या होता है, कुछ और नहीं है। एंड करेक्शन में थोड़ा सा ही वायर ऐसे हो जाता है, जिसको इवन बोलते हैं ना यहाँ पे, तो वो बस कुछ नहीं और ऐड करने होते हैं ना। जैसे यहाँ पे अगर ई ऐड कर दिया, यहाँ पे E2 ऐड कर दिया, तो यही है, इसका सवाल आया हुआ था, है ना। यहाँ पे अपन को एंड करेक्शन दिया था, बाकी कुछ और नहीं करना था। यहाँ पे एक एंड करेक्शन दिया था ए से, है ना। यहाँ पे ए से अपन को कितना करेक्शन दिया था बताओ, ये दिया था अपन को 2 सेंटीमीटर दिया था, बस ऐड करना था, L1 में ऐड करना था, बाकी कुछ नहीं था। ये थोड़ा सा अलग है। अब आते हैं गैल्वेनोमीटर, है ना। ये अपन को स्मॉल करंट मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, लेकिन अगर करंट हाई हो जाए तो ये डैमेज हो जाता है ना। ये माइक्रो नैनो इस टाइप के, ठीक है, मिली करंट होते हैं, उन टाइप के जो करंट होते हैं उनकी रेंज को मेज़र करने के लिए काम में आता है। ठीक है, इससे अपन अमीटर भी बना सकते हैं, वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। ठीक है, अमीटर कैसे बनाते हैं देखो, तो यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं पड़ी। तो अमीटर इट इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर लार्ज करंट, है ना। तो यही है कि गैल्वेनोमीटर हाई करंट को मेजर नहीं करता है, तो अपन ने अमीटर बना दिया। ठीक है, और उनका कॉम्बिनेशन कैसा होता है कि इसके पैरेलल में अपन एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। आइडियल अमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है ना। तो यहाँ पे वही है। और मैक्सिमम करंट, ठीक है, ये अपने पास अगर मैं बात करूँ कि जो एस होता है, ये अपन ने शंट लगा दिया इसके पैरेलल में, और इस जो बना अपने पास ये पूरा सर्किट एमीटर, इसको अपन सीरीज़ में लगाते हैं। अगर सर्किट में बात करूँ तो सीरीज में लगाते हैं। इनका जो फॉर्मूला है ये निकल के आता है। ठीक है, बस यहाँ पे वोल्टेज सेम करने, कंसेप्ट वही है कि वोल्टेज सेम करने। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है,
ये अपन ने अमीटर के केस में देख दिया, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और इसके अपन पैरेलल में सीरीज में शंट लगाते हैं, और जो अपन पास बना ये वोल्ट मीटर इसको अपन पैरेलल में लगाते हैं सर्किट में, है ना। मेजर जैसे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर करना है, जिसको मैंने कॉम्बिनेशन को लगा दिया, है ना। तो इसके केस में अपन को क्या करना होता है, बस यहाँ पे वी मैक्सिमम निकालना होता है। वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, बस यही तो हो जाएगा IG/R(G+S), है ना। तो उसका जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है ना। और ये पहले टाइम का सवाल है, क्या बोला गया है अपन को, ये थोड़ा सा मेरे को इसमें लग रहा है करेक्शन कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं एक बार। डिजाइनिंग वोल्ट मीटर रेंज 50 मीटर दिया अपन को, ये दिया सारी चीज़ें, फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, है ना। तो ये आप एक बार करना सवाल, है ना। ये थोड़ा सा आप कोई ज़्यादा नहीं, मैंने कंसेप्ट बताया कि अमीटर के केस में आप वोल्टेज को सेम रख दो, इक्वेशन बनेगी, और वोल्ट मीटर के केस में आप वी मैक्सिमम लिख दो, वहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। बस यही है इसका फंडा करना सवाल, है ना। ये सारा इसका मैंने दे दिया है, आगे बढ़े चलो। तो यही था जो मेन कंसेप्ट थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते ज़्यादातर, वो मैंने सारे कवर करा दिए। अच्छे से करना है, ठीक है। ये जो पढ़ा है सारा अच्छे से करना है। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना है, ठीक है, इस टाइप की क्वालिटी एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये QR है, ये हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, QR स्कैन करके, ठीक है। तो आप जो लास्ट तक बने रहे उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो मैं अगला जो लेक्चर लेके आता हूँ दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है, ड्यू टू करंट, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बेसिक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो अपन कवर करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, क्वेश्चन लगाते रहो, टेस्ट जरूर देता रहो, एनालिसिस जरूर करते रहो, ठीक है। मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।